हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए हम आज कुछ वीडियो बनाएंगे। देखिए, थोड़ा सा हम लेट हो गए आपके क्लास के लिए, लेकिन कुछ वीडियोज में आपको पहले शायद शेयर भी किया होगा। रिड्यूसिंग एजेंट पर बेस्ड जो वीडियो थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो वो वीडियो ऐसा नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर एमएससी की क्लास के लिए ही आपका अप्लीकेबल है। वो क्या है, आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो कंप्लीटली आपका जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है ऑर्गेनिक का, उसमें भी वो आपका अप्लीकेबल होता है। फोर्थ या थर्ड सेमेस्टर में भी होता है। वहाँ तो हम सिंपल ये बोलते हैं कि रिएजेंट आपका ये करता है, कैसे करता है, मैकेनिज्म, उस चीज़ को हमने पूरा डिफाइन किया हुआ है। थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करें। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोचते हैं कि ये एमएससी का वीडियो है तो आप उसको नहीं देखेंगे। जिस वीडियो को हम आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके लिए भी बना हुआ है और उनके लिए भी बना हुआ है। ठीक है, आज तो मैंने वैसे लिख दिया था, उसमें बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी है। तो कोशिश करें कि आप भी उसको वीडियो को वॉच करें। इस वीडियो को देख लेंगे, इसके बाद अब मैं फिजिकल के आपके वीडियो बनाते रहूंगा। उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि वो ऑर्गेनिक के 2-3 पार्ट में, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके 2-3 वीडियो बना के उनको भी आप देखेंगे। और कोशिश करना कि उनको भी लाइक और शेयर कर लें ताकि और बच्चों को भी इंफॉर्मेशन जा सके। ये नहीं कि लाइक शेयर करने से हमको कोई बेनिफिट होगा, वो इसलिए शेयर करना है या लाइक करना है कि औरों तक भी वो मैसेज पहुंचे। ठीक है ना, चलिए देखिए शुरू करता हूं। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट प्रोबेबली कि यहां से आपका क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्वेश्चन रहता है और बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन का भी ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं यहां शुरू करता हूं। आप देखिए, एक टॉपिक है हमारा बफर सॉल्यूशन। ठीक है, नाम आप सुने भी होंगे। इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। बफर सॉल्यूशन होता है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि अपने पीएच में होने वाले चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। मींस सपोज आपका एक हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में आपने सपोज आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा अमाउंट पे एसिड डाल दिया, तो इसके पीएच में कोई वेरिएशन नहीं आएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालने से भी। ठीक है, या आपने सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दिया, तब भी इसके पीएच में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि अपने पीएच वेरिएशन को क्या करता है, अपोज करने की टेंडेंसी रखता है या एबिलिटी रखता है, उन सॉल्यूशंस को कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं कि भैया आपका कोई एक बफर सॉल्यूशन है, उसमें आप एसिड डालते ही गए तो आपका क्या है, कभी पीएच चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, उनकी भी एक लिमिट होती है जिसको हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। बाद में आगे जाकर के हम उसको डिफाइन भी कर देंगे क्या होती है कैपेसिटी। ठीक है ना, हर बफर सॉल्यूशन की अपनी एक कैपेसिटी होती है। जिस लिमिट तक उसमें आप एसिड या बेस का एडिशन करते हैं तो वो अपने पीएच वेरिएशन को क्या है, नहीं होने देता है। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्यूशंस को आप क्या कहेंगे भैया, बफर सॉल्यूशन। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको क्लियरली कहा कि बफर सॉल्यूशन में ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट पे आप क्या कहते हैं, एसिड या बेस डाल देंगे तो उसका पीएच कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमने कहा क्या, हर बफर सॉल्यूशन की एक कैपेसिटी है। जिस लिमिट से ज्यादा एसिड या जिस लिमिट से ज्यादा बेस उसमें यदि ऐड कर दिया तो उसका पीएच वेरी कर जाएगा। ठीक है, इसलिए एक सर्टेन लिमिट तक ही एडिशन ऑफ एसिड और बेस का वो क्या करता है, अपोज करते हैं या उसको रेजिस्ट करते हैं। तो उन सॉल्यूशंस को कहा जाता है आपका बफर सॉल्यूशंस। ठीक है ना, बफर सॉल्यूशंस को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन और दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज द न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन, बिल्कुल जैसे जैसे मैं बताते रहा चीजों को बिल्कुल माइंड में रखते रहेगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन की कोई कंडीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। देखिए, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ऐसे कोई भी बफर सॉल्यूशन जो कि वीक एसिड, कोई भी वीक एसिड लाइक एसिडिक एसिड आप ले लें, और वीक एसिड का सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड में आप सपोज ये ले लें CH3COOH, ये हो गया वीक एसिड। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस क्या हुआ, CH3COONA। सबसे इजी एग्जांपल, ये कैसे बना होगा, ये CH3COOH था, इसकी आपने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से रिएक्शन कराया,
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन से बना हुआ सॉल्ट, ठीक है। तो यहां से आपका ये जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है आपका एसिडिक बफर। अब ये तो एक एग्जांपल है, जनरल वे में कहेंगे तो कोई भी वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ जो सॉल्ट कॉम्बिनेशन होगा, दैट कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है ना। देन फिर आएगा आपका दूसरा वीक बेस, बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। वीक बेस में आप ये ले लें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है ना, HCl के साथ इस वीक एसिड की वीक बेस की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा इनका सॉल्ट NH4Cl, तो ये NH4Cl। तो ये कॉम्बिनेशन किसी भी वीक एसिड और वीक एसिड का सॉरी है वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ जो सॉल्ट है, ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। देन थर्ड वन न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, बस इतना सा सिंगल कंपाउंड है, ठीक है ना। किसी भी वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से बना हुआ जो आपका सॉल्ट होता है वो खुद अपने आप में बिहेव करता है एज ए न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन, लाइक CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट है, ये अपने आप में एक न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन है आपका, ठीक है ना। तो इतना तक मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन पार्ट आप समझ रहे होंगे। बफर सॉल्यूशन मींस कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच में होने वाले चेंज को क्या करते हैं, एक सर्टेन लिमिट तक अपोज करने की एबिलिटी रखते हैं विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस विल बी कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशंस, ठीक है ना। लेकिन हमने आपको जो बोला उस चीज को दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं कि किसी बफर सॉल्यूशन में एसिड ऐड करते गए या बेस ऐड करते गए कभी पीएच चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें भी एक सर्टेन लिमिट होती है, जिस लिमिट के बाद वो अपने पीएच को वेरी कर जाता है उसको बफर कैपेसिटी कहा जाता है। उसका एक फॉर्मूला भी बताएंगे बाद में, ठीक है ना, बफर कैपेसिटी फिर आएंगे। फिर देन उसके बाद आता है बफर सॉल्यूशंस कितने टाइप का होता है, 3 डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है ना। पहला है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, किसी वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ जो सॉल्ट है, ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है आपका, ठीक है। देन वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सॉल्ट बना है ये कॉम्बिनेशन दैट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। और किसी वीक एसिड लाइक एसिडिक एसिड ले लिया था आपने, किसी वीक बेस लाइक NH4OH, इन दोनों को रिएक्ट करूंगा तो कैसा सॉल्ट बनेगा, इसका H इसका OH H2 निकलेगा, CH3CONH4 बन जाएगा। ये इंडिविजुअली खुद अपने आप में किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन की तरह, ठीक है। अब हम आएंगे इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट पाएंगे, बफर सॉल्यूशन की बफर मैकेनिज्म कहलाती है, ठीक है ना। अब बफर मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आप किसी एसिडिक बफर में कोई एसिड डाल रहे हैं, तो वैसे तो किसी सॉल्यूशन के अंदर में एसिड डालूंगा तो पीएच तो वेरी करना चाहिए ना, या बेस डालूंगा तो पीएच वेरी करना चाहिए, लेकिन ये कैसे अपने पीएच वेरिएशन को रेजिस्ट करते हैं इसको हम डिफाइन करेंगे, उसी को कहा जाता है बफर मैकेनिज्म। मैं एक के तो आपको डिफाइन करूंगा, दूसरा आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, डिफाइन कर देंगे दोनों को, ये तीसरे को भी चाहे तो कर सकते हैं। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में आता है, देखिए तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें कैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस एडिशन से पीएच वेरिएशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या पीएच वेरिएशन नहीं हो पाता है, इस चीज को हम बफर मैकेनिज्म से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए CH3COOH एसिडिक बफर सॉल्यूशन में है एसिटिक एसिड, इसका आयनाइजेशन करोगे तो क्या होगा, वैसे इसका आयनाइजेशन आप कभी भी ये एरो का इंडिकेशन भी आप समझें कोशिश करें, वीक है तो बहुत कम आयनाइज होगा, फॉरवर्ड कम जाएगा, बैकवर्ड ज्यादा रहने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। इस बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड के साथ कौन था, इसका सॉल्ट था स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, क्या था CH3COONA सोडियम एसिटेट,
ये तो पूरा आयनाइज होगा, CH3 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, salts are completely ionizable, ठीक है ना। वीक एसिड है, वीक बेस है, these are weak electrolyte having the partial ionizing tendency, ठीक है ना। देन देखिए फिर यहाँ पे ये हमारे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है भैया, ये हो गया एसिडिक बफर। इस एसिडिक बफर में सपोज आपने क्या डाल दिया, HCl डाला, तो सॉल्यूशन में आपने HCl डाला तो वो HCl आयनाइज होगा तो H प्लस आयन जनरेट करेगा। तो जो आपका HCl से आया हुआ H प्लस आयन है, जो आपने एडेड एसिड है उससे आया हुआ जो H प्लस आयन है, वो इस सॉल्यूशन में जो एसिटेट आयन है इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, CH3COOH बना देगा। मींस हमारा बफर सॉल्यूशन था, इस बफर सॉल्यूशन में ये था ना आयनाइजेशन करेगा, तो ये H प्लस आयन थे, इन H प्लस आयन की वजह से कारण आपका कुछ एक सर्टेन क्या होगा, pH होगा, ठीक है। इसमें आपने HCl डाला ऊपर से, तो उस HCl से जो H प्लस आएगा, वो H प्लस आयन भी तो यहाँ पे क्या है, pH में कुछ वेरिएशन लाता है। लेकिन हमने ये कहा कि वो H प्लस आयन क्या करा, सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट एसिटेट आयन था उनके साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। इससे हमारा H प्लस कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा, ठीक हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई, ये एसिटिक एसिड बना तो आपका ऊपर वाला जो इक्विलिब्रियम होगा ये डिस्टर्ब नहीं कर जाएगा क्या? जब हम रिएक्शंस, ये क्या है, सॉल्यूशन बना रखे हैं तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा ना आपका, तो जैसे ही हमारा एसिटिक एसिड बनेगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो लीचेडियर क्या कहता है, रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड पाथ। क्यों? इस रिएक्टेंट के बढ़े हुए कंसंट्रेशन को अंडू करने के लिए ये फॉरवर्ड पाथ में शिफ्ट कर जाएगा, तो फॉरवर्ड पाथ में शिफ्ट करेगा तो H प्लस कंसंट्रेशन तो फिर से बढ़ जाएगा आपका। लेकिन ये है देखा गया कि आपका ये तो ठीक है, ये जो हमारा एडेड एसिड है उससे जो H प्लस आयन आया उसने एसिटेट आयन से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बनाया, तो ये वाले H प्लस से तो pH में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो एसिटिक एसिड बना उसने फर्स्ट रिएक्शन जो है वीक नेचर का जो एसिड है उसका आयनाइजेशन थोड़ा सा क्या कर दिया, आपका आयनाइजेशन का रेट इंक्रीज कर दिया। लेकिन ये वीक नेचर का है भैया, इस चीज को ध्यान में रखना, वीक नेचर का है तो ये और आयनाइज होगा भी तो इतना ज्यादा आयनाइज नहीं होगा, मींस H प्लस आयन कंसंट्रेशन थोड़ा सा पार्शियली बढ़ेगा लेकिन वो इतना कम बढ़ेगा कि आपका इनसिग्निफिकेंट रहता है आपका, ठीक है। इसलिए pH आपका क्या रहता है, लगभग कांस्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही रहेगा, नहीं कहते हैं पार्शियली चेंज हो सकता है, क्योंकि इससे ये बना तो एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन बढ़ गया, लीचेटिलियर के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड जाना चाहेगा, लेकिन ये वीक है तो फॉरवर्ड जाएगा लेकिन बहुत कम फॉरवर्ड जाएगा, तो फॉरवर्ड जाएगा तो थोड़ा सा H प्लस आयन कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है, लेकिन वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो वेरी हो रखा है या बढ़ा हुआ है वो इतना नहीं होगा कि हमारे pH में वेरिएशन ला सके, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि pH विल रिमेन कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आया ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडिशन से कैसे pH कांस्टेंसी रही ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डालते हैं, बेस एडिशन करते हैं, लाइक NaOH डाल दिया आपने इस बफर सॉल्यूशन में, तो NaOH डालेंगे तो क्या होगा, इसके लिए मैं अलग से रिएक्शन दिखाता हूं, ठीक है। CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस आयन, देन इसका सॉल्ट है CH3COONA, ये भी आयनाइज करेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव आयन, ठीक हो गया ना। अब इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एसिड एडिशन से कैसे pH कांस्टेंसी रही वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। बेस एडिशन पे आते हैं, तो बेस डालेंगे लाइक NaOH डाला तो वहां से क्या आएगा, OH नेगेटिव आयन क्रिएट होगा, जैसे इसमें NaOH डालेंगे तो NaOH से OH आयन क्रिएट होगा, वो जो OH आयन जनरेट होगा बेस के एडिशन से, उस OH आयन कंसंट्रेशन सर क्या है कि ऐड होने से तब भी तो यहाँ पे pH चेंज होगा ना। pH कभी भी क्या होता है, हाइड्रोजन आयन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो OH आयन कंसंट्रेशन से भी pH वेरी करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके OH ने यहाँ जो H2O सॉरी H प्लस था ना सॉल्यूशन में, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, H2O बना दिया, ठीक है। तो इससे आपका क्या है, सॉल्यूशन का सर ये जो एडेड OH नेगेटिव आयन है वो तो आपका डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, जैसे NaOH डाला उससे जो OH आयन बने वो OH ने H से रिएक्शन करके क्या बना दिया, H2O बना दिया, तो खुद को तो उसने अपने आप को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, अपना इफेक्ट तो नहीं रहेगा। लेकिन फिर बात वही लीचेटी लेयर में आ जाएंगे
कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो मान लीजिए इसमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन फॉल कर गया तो क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन फॉल करेगा तो इसका आयनाइजेशन क्या होगा आपका, स्लाइटली इंक्रीज करेगा। लेकिन फिर बात वही कि वीक नेचर का है तो इतना ज्यादा आयनाइजेशन नहीं होगा कि आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वेरी करे, इसके आपका pH विल रिमेन अप्रॉक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये बात सबको समझ में आ रहा है ना। एसिड एडिशन किया तो एसिड से जो जनरेटेड H प्लस था वो एसिटेट से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना लिया, तो एसिटिक एसिड बनने से इसका इफेक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ गया तो फॉरवर्ड थोड़ा सा शिफ्टिंग करेगा, लेकिन वीक नेचर का है तो बहुत पार्शियल आपका फॉरवर्ड शिफ्टिंग करता है, तो H प्लस कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बढ़ेगा थोड़ा सा लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि आपका क्या है वो इतना क्या है कंसिडरेबल हो, तो pH लगभग कांस्टेंट रहेगा। बेस एडिशन किया तो बेस से जो OH आयन मिला उसने H के साथ रिएक्शन करके H2 बना दिया, तो खुद का इफेक्ट तो खत्म हो गया, इसका इफेक्ट खत्म हो गया, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो यहाँ आपका लीचे लेयर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम हुआ है तो रिएक्टेंट उसमें कन्वर्ट होगा ताकि उसके घटे हुए कंसंट्रेशन को अंडू कर ले। ठीक है ना, तो ये पार्शियली आपका फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन इतना नहीं जाएगा कि आपका H प्लस कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा क्या है इंक्रीमेंट आ पाएगा, लगभग उतना ही आ जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ से H प्लस कंसंट्रेशन फॉल कर गया तो ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग करेगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग से जो इसका H प्लस कंसंट्रेशन फॉल कर रखा था वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लगभग उतने में ही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका तब pH क्या हो पाएगा, आपका कांस्टेंट हो पाएगा। ठीक, तो ये है एसिडिक बफर का मैकेनिज्म। सिमिलरली मैं आपको अब ये समझ में आ गया तो दूसरा मैकेनिज्म आपको तो इजीली समझ में आ जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा उसको डिफाइन कर देता हूं, उसको भी देखिए शॉर्ट में चलते हैं, उतना ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं, आप समझ में आ जाएगा आपको। बेसिक बफर का एग्जांपल क्या था आप समझेंगे, NH4 OH था, वीक बेस है, किसमें आयनाइज होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, फिर इसका सॉल्ट NH4Cl था, किसमें टूटेगा, सॉल्ट है पूरा आयनाइज हो जाएगा भैया, NH4 पॉजिटिव प्लस क्या Cl नेगेटिव। ये हमारे पास बेसिक बफर है। ठीक हो गया। इस बेसिक बफर सॉल्यूशन में आपने कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला, लाइक HCl डाल दिया, तो एसिड से क्या होगा, जो H प्लस आयन आएगा सॉल्यूशन में वो pH को वेरिएशन कराने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन ये H प्लस इसके OH से रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2O बना दिया। तो जैसे ही यहां H2O बनेगा तो इस एसिड का इफेक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे सॉल्यूशन का OH कंसंट्रेशन फॉल कर गया ना। सॉल्यूशन में एक सर्टेन मान लिया 100 OH आयन थे, तो 10 H प्लस ने 10 हमने जो एसिड डाला उसमें से 10 H प्लस आयन सपोज मान रहे हैं, 10 H प्लस आयन आए उससे 10 OH से रिएक्शन करके 10 H2O बनाते, तो 10 OH आयन कंसंट्रेशन कम नहीं हो जाएगा सॉल्यूशन में, तो pH में तो तब भी वेरिएशन आएगा ही। लेकिन लीचिडी को तो जानते हैं ना सब, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम कर गया तो क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम हो गया तो क्या होगा, लीचिडी कहता है कि रिएक्टेंट का क्या होगा, आयनाइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। आयनाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये NH4OH आयनाइज होकर के आपका लगभग 5-10 मॉलिक्यूल और आयनाइज होकर के OH कंसंट्रेशन को क्या करेगा, रिटेन कर देगा। ठीक है, जिससे आपका कांस्टेंसी इन pH जनरेट हो जाएगा अभी आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया एसिड एडिशन से क्या है, जो एसिड आया उसके H प्लस को OH से रिएक्ट करके H2O बनाया, लेकिन इससे OH कंसंट्रेशन कम हुआ, तो लीचे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहां प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम हो गया तो उसको क्या है अंडू करने के लिए रिएक्टेंट का आयनाइजेशन बढ़ेगा, जिससे OH आयन कंसंट्रेशन अप्रॉक्स मेंटेन कर जाएगा। ठीक है ना, देन अब हम ऐड कर रहे हैं कोई बेस, लाइक NaOH ऐड किया, तो NaOH से जो OH आयन आएगा तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, NH4 पॉजिटिव से क्या बना देगा, NH4OH। तो NH4OH बनने से क्या होगा, ये जो OH आयन कंसंट्रेशन हमने डाला था, मान लिया 10 मॉलिक्यूल NaOH के डाले, तो उससे 10 OH आयन जो थे वो 10 NH4 पॉजिटिव से रिएक्शन करके 10 NH4OH बना दिए, तो इसका इफेक्ट तो खत्म हो गया क्योंकि ये तो रहा ही नहीं है, तो NH4OH में कन्वर्ट कर गया ना। लेकिन ये NH4OH बनने से सॉल्यूशन के अंदर ही तो बन रहा होगा, सॉल्यूशन के अंदर NH4OH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो लीसेटिलियर क्या कहता है, किसी का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो उसको अंडू करने की कोशिश करेगा, तो ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग करेगा, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग करेगा तो OH कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, स्लाइटली राइज कर जाएगा। लेकिन पहले वाली की तरह हमने बोला कि ये वीक नेचर का है तो इतना ज्यादा आयनाइज नहीं होगा
कि OH कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा राइज कर जाए, इसलिए pH लगभग क्या रह जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, तब जाकर के आपका कॉन्स्टेंसी इन pH क्रिएट होता है आपका, ठीक है ना। इतनी बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, बेसिक बफर का मैकेनिज्म विद द एडिशन ऑफ एसिड विद द एडिशन ऑफ बेस। सिमिलरली हमने इससे पहले बताया एसिडिक बफर में विद द एडिशन ऑफ एसिड एंड विद द एडिशन ऑफ बेस कैसे pH में आपकी कॉन्स्टेंसी क्रिएट होती है, ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट में जाएंगे इसके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट मान के चले कि आपके पेपर में आएगा, ठीक है। वैसे तो बफर भी बहुत आता है, बफर मैकेनिज्म भी आता है, लेकिन यहां से न्यूमेरिकल भी आता है और डेरिवेशन पार्ट भी आता है इसका, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बफर से रिलेटेड है, ठीक है ना। पहले हमने बताया बफर क्या होता है, फिर बताया बफर का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, फिर उसमें से हम इंडिविजुअल एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मैकेनिज्म, बेसिक बफर सॉल्यूशन का मैकेनिज्म मतलब कि कैसे वो pH कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करता है विद द एडिशन ऑफ एसिड और बेस। अब आते हैं हेंडरसन इक्वेशन फॉर द pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। एसिडिक बफर का जैसे मैंने मैकेनिज्म बताया ना, एसिडिक बफर की मैकेनिज्म बताई तो बेसिक की आपको समझ में आ गया, उसी की तरह है। ऐसी हेंडरसन इक्वेशन चलेंगे एसिडिक बफर के pH के लिए, तो हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर के pOH के लिए अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा नेक्स्ट एक टॉपिक में आपको बनाऊंगा जिसमें pH और pOH रिलेटेड टर्म्स को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, सपोज कोई एक एसिड है, वीक एसिड है, मान लेते हैं AH आपका एक वीक एसिड है। ये वीक एसिड है तो आयनाइज होगा भैया सॉल्यूशन में, कैसा आयनाइज होगा, वीक है तो पार्शियल आयनाइजेशन होगा, सॉरी ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, A नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ये कैसा है, वीक एसिड, ठीक है ना। इस वीक एसिड के सॉल्यूशन में फॉर दिस प्रोसेस क्या होगा, इस प्रोसेस के लिए Ka इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतना आपको आना चाहिए, H प्लस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट कौन है, AH कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ये इधर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, Ka इंटू AH कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई A नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं भैया इसको। अभी ध्यान रखिएगा इसको, अभी मैं खाली जस्ट वीक एसिड को लेके चला हूं, कोई भी वीक एसिड था तो उसका आयनाइजेशन कराया आपने, तो आयनाइजेशन करने पर इस आयनाइजेशन प्रोसेस के लिए आपने Ka निकाल दिए और देन यहां से H प्लस कंसंट्रेशन निकाल दिया, ठीक है। अब आपने इस वीक एसिड के सॉल्यूशन में जहां पे ये आयनाइजेशन प्रोसेस हो रखा है उसमें आपने क्या डाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया इसका, क्योंकि बफर बनाना है ना हमने, तो एसिडिक बफर बनेगा कैसे, वीक एसिड के साथ क्या डालेंगे, इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ कोई सॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो सपोज आपने एक सॉल्ट बनाया ANA, समझ मान लेते हैं, जैसे A को एसिटेट आयन मानेंगे तो सोडियम आयन से जुड़ेगा तो क्या होगा, सोडियम एसिटेट हो गया, ठीक है ना। ये क्या है इसका, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक। तो इसको आपने सॉल्यूशन में डाला तो ये तो सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो पूरा आयनाइज्ड होगा ना, तो क्या बनेगा, A नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव आयन क्रिएट करेगा यहां से, ठीक हो गया। अब लेकिन जैसे ही आपने ANA सॉल्ट को आपने वीक एसिड के सॉल्यूशन में डाल करके बफर बनाया तो ये A नेगेटिव आयन यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कॉमन आयन, कॉमन मतलब सेम आयन बनाया दोनों का। अब एक कॉमन आयन इफेक्ट होता है, कॉमन आयन इफेक्ट कहता है सपोज इसके पहले ये तो वीक था ही पहले से, तो 10 मॉलिक्यूल आयनाइज होकर के 10 एनाइन 10 कैटाइन बनाए थे आपके, मान लेते हैं खाली, है। अब जैसे ही आपने सॉल्ट डाला, मान लिया 100 मॉलिक्यूल सॉल्ट के आपने उसमें इंट्रोड्यूस किए, तो 100 मॉलिक्यूल सॉल्ट के इंट्रोड्यूस करने पर आपका क्या हुआ, सॉल्ट से
जो आपका 100 एनाइन बने 100 कैटाइन, क्योंकि ये तो पूरा एनाइज होगा, ठीक होगा ना। तो यहां से जो एनाइन क्रिएट हो रखे हैं, इस एनाइन का कॉमन नेचर है, उससे क्या होगा, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें एनाइन कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि इस यहां से भी तो एनाइन आ रहा है ना। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण आपका क्या होगा, इस रिवर्सिबल प्रोसेस का बैकवर्ड शिफ्टिंग होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बैकवर्ड शिफ्टिंग होना शुरू कर देगा, तो इससे क्या होगा, आपका इसका कंसंट्रेशन यहां क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, ठीक है ना। इतने बात समझ में आ रहे हैं ना। तो जैसे इसको हमने डाला तो कॉमन आयन की प्रेजेंस के कारण ये जो वीक नेचर का आपका एसिड था, उसके सॉल्यूशन में एनाइन कंसंट्रेशन क्या करने लग जाएगा, फॉल कर जाएगा। क्यों फॉल करेगा, क्योंकि यहां से भी एनाइन आ रहा है तो एनाइन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड पार्ट, ठीक हो गया। तो बैकवर्ड पार्ट में रिएक्शन यदि शिफ्ट कर गया, तब नाउ इन द कंस्ट्रक्टेड बफर सॉल्यूशन, जो हमारा बफर बना हुआ है, इस कंस्ट्रक्टेड बफर सॉल्यूशन में टोटल आपका जो ए नेगेटिव आयन, सॉरी ए एच कंसंट्रेशन होगा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखूं। देखिए फिर इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जो सॉल्यूशन के अंदर ए नेगेटिव आयन का जो टोटल कंसंट्रेशन आएगा, जो बफर सॉल्यूशन बनाया हमने, कहा ना वीक एसिड का सॉल्यूशन था, यहां तक का ठीक था, उसमें हमने कोई सॉल्ट डाला तो ये बना। तो ये बनने के बाद कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या हुआ, कहा था मैंने, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण रिवर्सिबल प्रोसेस का बैकवर्ड शिफ्टिंग करेंगे, ठीक हो गया। तो बैकवर्ड शिफ्टिंग हुआ, तो अब सॉल्यूशन में जो टोटल ए नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन होगा, दैट विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू द ए नेगेटिव concentration due to salt ionization। मेरी बात समझे। तो जो टोटल ए नेगेटिव आयन का इस सॉल्यूशन में अब कंसंट्रेशन होगा, जिसमें आपका ये भी है ये भी है ना, तो अब जो टोटल ए नेगेटिव कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, वो ड्यू टू सॉल्ट आयनाइजेशन होगा। इसको क्वांटिटेटिव वे में समझो ना, मैंने जैसे बताया ये 10 था, ये 10 बना और ये 10 बना था, लेकिन इसके 100 मॉलिक्यूल हमने सॉल्यूशन में डाले, तो 100 के 100 एनाइन बनेगी, तो पूरा आयनाइज्ड होगा, ये भी 100 बनेगा ना आपका। तो ये 100 एनाइन यहां से जो बने हुए हैं, इससे क्या होगा, यहां कॉमन आयन इफेक्ट से इसका आयनाइजेशन क्या होगा, सप्रेस कर जाएगा। तो ये 10 में से भी क्या होगा, मान लिया 7-8 या 6-7 आपका क्या हो गया, 7 बैकवर्ड शिफ्ट कर गए। तो अब यहां लगभग क्या है, 1-2 या 2-3 आयन यहां से बचे हैं, यहां से कितने 100 है, ये वाला 100 तो रहेगा ही, लेकिन ये वाला बैकवर्ड शिफ्टिंग से इसके जो 10 आयन बने थे एनाइन, उसमें से कुछ बैकवर्ड चले गए, तो ये बहुत कम हो गया, 2-3 बच गए बस, मानी कि 7 या अप्रॉक्स मान लो कि भैया 8 आपका बैकवर्ड शिफ्ट कर गए, ठीक हो गया। तो ए नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन अब कितना होगा टोटल सॉल्यूशन में, जहां पे ये भी है ये भी है, वीक एसिड भी है उसका सॉल्ट भी है, तो वहां पे आपका 100 तो यहां से है ही है, लेकिन यहां से पहले 10 थे, उसमें से कुछ बैकवर्ड चले गए, तो अब यहां नेग्लिजिबल के आसपास बच गया आपका 1-2 या 2-3 आयन बचा होगा। तो ये मैंने लिखा ना टोटल, ये ऐसे लिख लो, टोटल ए नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन में कितना होगा, ए नेगेटिव आयन ड्यू टू सॉल्ट आयनाइजेशन, सॉल्ट के आयनाइजेशन से जितने ए नेगेटिव आयन बने थे या ए नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बना था, लगभग उतना ही ए नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन टोटल होगा, क्योंकि ये वाला कंट्रीब्यूशन आप नेग्लिजिबल के आसपास रहेगा, क्योंकि वो बैकवर्ड शिफ्टिंग वैसे ही वीक था, कम आयनाइज हुआ था, उसमें से भी बैकवर्ड शिफ्टिंग करेगा, तो आपका ये नेग्लिजिबल बच गया भैया, इसलिए उस कंट्रीब्यूशन को आप एनाइन का यहां से कंट्रीब्यूशन नहीं कंसिडर करेंगे, केवल ये वाला कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको आप कितना लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ए एन ए इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे ये इनिशियली कितने मॉलिक्यूल लिए थे 100, तो यहां से 100 बने, 10 यहां से भी थे, लेकिन कॉमन आयन के कारण ये बैकवर्ड गया, तो यहां का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो गया, तो टोटल एनाइन कितना है सॉल्यूशन में 100 किसके करस्पॉन्डिंग, इस 100 के करस्पॉन्डिंग,
ठीक हो गया। तो ए टोटल ए नेगेटिव कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना होगा, ए नेगेटिव आयन ड्यू टू सॉल्ट आयनाइजेशन, सॉल्ट के आयनाइजेशन से जो ए नेगेटिव आयन बने उस कंसंट्रेशन के ही लगभग लगभग बराबर होगा टोटल सॉल्यूशन में अब ए नेगेटिव आयन का जो कंसंट्रेशन। क्यों ये वाले क्यों नहीं जोड़े दिए, क्योंकि ये वीक था, पहले ही कम आयनाइज हुआ, उसमें से भी कुछ बैकवर्ड चलेगा तो आपका बहुत कम बच गया, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1 2 2 3 है, छोड़ दिया उसको हमने लगभग, इसलिए अप्रॉक्स लिखा है, एग्जैक्ट तो नहीं लिखा ना। तो इतना आ गया। और ये कितना होगा ए नेगेटिव कंसंट्रेशन ड्यू टू सॉल्ट आयनाइजेशन कितना होगा, जितना सॉल्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन था, क्योंकि सॉल्ट तो जितना था वो पूरा का पूरा आयनाइज्ड होगा, तो सॉल्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया आपका। ये एक बड़ा काम का स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, याद है ना। फिर एंड ए टोटल लिख लेते हैं, टोटल ए एच कंसंट्रेशन कितना होगा, ए एच क्या है, एसिड कंसंट्रेशन कितना होगा सॉल्यूशन में, ये कितना होगा ए एच क्या इनिशियल के बराबर ही रहेगा लगभग लगभग, एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, अप्रॉक्स। जैसे मान लिया आपने इसके 100 मॉलिक्यूल थे लेकिन 10 आयनाइज हुए थे, ठीक हो गया। तो सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट डालने से कॉमन आयन के कारण उसमें से भी 7-8 बने का भी आपका बैकवर्ड चले गया, तो लगभग 98-99 के आसपास चले गए। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर ए नेगेटिव आयन का ए एच का कंसंट्रेशन कितना होगा, जितना कि मैंने स्टार्टिंग में ए एच यूज किया था, अप्रॉक्स उतना ही होगा, अप्रॉक्स उतना ही। समझे ना मेरी बात को, हमने स्टार्टिंग में 100 लिया था तो 10 आयनाइज हुए, लेकिन इस सॉल्ट को डालने से कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। लीचे प्रिंसिपल कहता है कि आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया है ये, ठीक है, इससे बैकवर्ड शिफ्टिंग होगा कॉमन आयन इफेक्ट से, कॉमन आयन इफेक्ट से बैकवर्ड शिफ्टिंग हुआ तो आपका 10 में से भी 7-8 आयन बैकवर्ड चले गए, तो आपका ये रिकंबाइन करके गए होंगे, तो ये बन गए। तो ये लगभग लगभग 100 में से 10 आयनाइज हुए थे, 8 रिकंबाइन करके इसी में कन्वर्ट करके, तो 98 तो ऐसे बच गए, 1-2 ही तो आयनाइज हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि अब बफर सॉल्यूशन के अंदर ए एच का जो टोटल कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, जितना कि स्टार्टिंग में आपने उसमें डाला था, लगभग उतना ही होगा। आई बात समझ में, आ जाएगा लगता है। तो अब मैं इन वैल्यूज को इक्वेशन 2 एंड 3, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे आप, तो इन वैल्यूज को मैं इक्वेशन 1 में अप्लाई करता हूं। एच कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना, ये के एच कंसंट्रेशन, एच कंसंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल एच के होगा डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव कंसंट्रेशन। ए नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन में, सॉल्ट के आयनाइजेशन से बनने वाले ए नेगेटिव के अप्रॉक्स इक्वल, और वो कितना है सॉल्ट के कंसंट्रेशन के इक्वल, तो कितना हो जाएगा ए एन ए, ये हो गया। अब ये हमको पता एच का मतलब क्या है वीक एसिड, ए एन ए का मतलब क्या है सॉल्ट। तो मैं इसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लेके आ जाता हूं, तो के ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड डिवाइडेड बाय क्या सॉल्ट कंसंट्रेशन की हो गया। ठीक, इतने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, यहां तक का आप समझे तो आगे का काम आसान है। ठीक है, हमने क्या कहा कि आपका कोई एक वीक एसिड है, उसका आपने सॉल्यूशन क्रिएट किया, तो सॉल्यूशन में ये वीक नेचर का है तो आयनाइज बहुत कम हुआ, तो 100 आपने लिए थे। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन किसी को क्रिएट हो। तो 100 में से 10 मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए, तो 10 एनाइन 10 केटाइन बन गए, ऊपर लिखा हुआ मैंने 10। ठीक है, क्वांटिटेटिव समझने ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस प्रोसेस के लिए आपका क्या हो, क्या है के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं एसिड के लिए। ठीक है ना, तो के इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक होगा ना इतना तक। और यहाँ से आपने एच कंसंट्रेशन निकालना है, तो आप क्या करें, इसको यहाँ लेके आए, इसको नीचे लेके आए, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपने क्या किया कि उसका कोई एक सॉल्ट है वीक एसिड का, क्योंकि बफर तो तभी बनेगा जब सॉल्ट भी ऐड करेंगे ना उसमें, सॉल्ट आपने उसमें डाला, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड लिखा हुआ मैंने, उसको ऐड किया, तो सॉल्ट के 100 मॉलिक्यूल लिए, तो वो पूरा आयनाइज हो गया, क्योंकि सॉल्ट पूरा आयनाइज होने की टेंडेंसी रख रहा है, तो 100 एनाइन बने, 100 कैटाइन बन गए आपके। अब लेकिन इससे दिक्कत क्या हुआ, देखिए ए नेगेटिव यहां भी दिख रहा था, ए नेगेटिव यहां भी बना हुआ दिख रहा है, तो कॉमन आयन बन गए। कॉमन आयन के कारण क्या होता है कि आपका
जो वीक एसिड है उसका आयनाइजेशन सप्रेस कर जाता है या बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है। तो 10 तो आपके बने थे, वैसे ही बहुत कम आयनाइज हुआ था, उसमें से भी क्या है कॉमन आयन के कारण बैकवर्ड शिफ्टिंग हुआ, तो 7-8 आपका फिर बैकवर्ड चले गए, तो लगभग लगभग आपका 100 में से 10 गए थे, 8 वापस आ गए एच के साथ जुड़ के आएंगे, तो आपका लगभग लगभग क्या होगा 98 99 ऐसे फिर अप्रॉक्स क्रिएट हो गए। ठीक है, तो तब मैंने यहां लिखा, देखिए नाउ इन द कंस्ट्रक्टेड बफर सॉल्यूशन, जो हमारा ये वीक क्या है सॉल्ट डाल करके वीक एसिड में जो हमारा सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में टोटल ए नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना होगा। 100 यहां से आए थे, 10 यहां से आए थे, तो 110 होना चाहिए, लेकिन कॉमन आयन के कारण ऊपर वाले के तो 8 वापस चले गए, तो कितने बचे 102 103 101 ऐसे कुछ होगा। तो लगभग लगभग इसके बराबर कह सकता हूं मैं, इसके बराबर मतलब सॉल्ट से आए हुए एनाइन के कंसंट्रेशन के बराबर कह सकते हैं। तो टोटल ए नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अप्रॉक्स इक्वल टू लिखा दिया मैंने, एग्जैक्ट नहीं है, एनाइन ड्यू टू सॉल्ट आयनाइजेशन। ठीक, और सॉल्ट आयनाइजेशन से एनाइन कितना बनेगा, जितना कि सॉल्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि सॉल्ट पूरा आयनाइज हो रहा है। तो मान लिया सॉल्ट आयनाइजेशन से 150 एनाइन बने हैं, तो 150 मॉलिक्यूल सॉल्ट के होते होंगे स्टार्टिंग में जो हमने डाले थे, तभी तो बने होंगे ना उतना, तब मैंने लिखा सॉल्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन, ANA सॉल्ट है। देन एक और चीज, टोटल AH कंसंट्रेशन कितना होगा सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में हमने 100 मॉलिक्यूल AH के डाले, 10 आयनाइज हो गए थे, लेकिन कॉमन आयन के कारण 8 वापस भी तो आ गए, तो लगभग लगभग सॉल्यूशन के अंदर AH कंसंट्रेशन कितना है, जितना स्टार्टिंग में लिया था लगभग लगभग उतना ही है। तो ये लिखा मैंने टोटल AH कंसंट्रेशन AH इनिशियल के बराबर हो गया आपका। ठीक है ना, तो इस AH कंसंट्रेशन को इनिशियल AH की जगह पे आप यहां पुट करेंगे, और ए नेगेटिव कंसंट्रेशन की जगह आपने क्या लिख दिया, सॉल्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन यहां पुट कर दिया। ठीक है ना, तब ये इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन के बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोथ साइड साइन चेंज कर लो, H प्लस कंसंट्रेशन माइनस है, ये काम कर लेते हैं इसको, पहले इसको क्या करो लॉग ले लो उसका, लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, लॉग बेस 10 Ka इंटू वीक एसिड अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक हो गया इतना तक, और इसी को ऐसे लिख लिया हम, लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना, माइनस कर दिया, लॉग बेस 10 Ka इंटू वीक एसिड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको एक काम कर लो, ब्रैकेट में ले लो ये। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये हो गया, देन लिखे माइनस लॉग H कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, ये तो होता है पीएच, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज नोन एज पीएच। मैंने यहां बोथ साइड साइन चेंज कर रखे हैं। ठीक है ना, तो ये पीएच हो गया, इक्वल टू नेगेटिव ब्रैकेट वाले पोर्शन को थोड़ा खोल दो, लॉग A इंटू बी में खोल दो इसको, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 Ka प्लस लॉग बेस 10 वीक एसिड अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन, इसको ऐसे खोल दो, इतने को A कह लो, इतने को B कह लो, लॉग A इंटू बी, तो लॉग A प्लस लॉग B। अब ये साइन अंदर चले जाएगा, तो pH इक्वल टू कितना, नेगेटिव लॉग बेस 10 Ka, ये अंदर जाएगा तो माइनस लॉग बेस 10 वीक एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट कंसंट्रेशन के, माइनस लॉग, देखिए ये ऐसे याद करेगा ना, माइनस लॉग समथिंग इज द पावर ऑफ समथिंग। ठीक है ना, जैसे ये माइनस लॉग H कंसंट्रेशन का तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कह दिया pH, ऐसे माइनस लॉग K का तो P की पावर क्या, K, क्या हो जाएगा यहां से, pH इक्वल टू माइनस लॉग K को क्या कहते हैं, P Ka, जैसे माइनस लॉग H को क्या कहा, PH का,
ऐसे माइनस लॉग के को क्या कहेंगे, पी के ए, ठीक है ना, प्लस सॉरी माइनस लॉग बेस 10 वीक एसिड अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये हो गया, ये हो गया हमारा एसिडिक बफर का पीएच डिटर्मिनेशन फॉर्मूला। बिल्कुल आइडेंटिकल पैटर्न पे आप बेसिक बफर का पीएच डिटर्मिनेशन फॉर्मूला देंगे तो वहां बेसिक बफर होगा तो पीओएच होगा वहां, पीओएच इक्वल टू पी के की जगह पी के बी। कोशिश करना बिल्कुल आइडेंटिकल पैटर्न पे आप खुद बना लेंगे, उसको बनाने की कोशिश करना उसको। माइनस लॉग बेस 10 वीक एसिड की जगह वीक बेस डिवाइडेड बाय इट्स सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये हो गया यहां पीओएच निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। बाई चांस बेसिक बफर में कभी पीएच निकालो कहते हैं तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है। तो सपोज आपने इस फॉर्मूले से पीओएच निकाला तो उसको 14 में से रिड्यूस कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इससे पीएच भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पीएच और पीओएच कंसेप्ट पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में और आएंगे, फिलहाल आपको इतना मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। ये वाले को मैं फॉर्मुलेट नहीं किया हूँ, उसी पैटर्न पे आप चलेंगे। वीक बेस ले लो, एक आयनाइजेशन कर लो, फिर उसमें उसका कोई सॉल्ट ऐड करो तो कॉमन आयन इफेक्ट से आपका वहाँ वीक बेस का आयनाइजेशन सप्रेस हो गया, बैकवर्ड जाएगा, जिससे आपका डेरिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा बफर सॉल्यूशन का टॉपिक। कोशिश करेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन आप बिल्कुल बाय हार्ट वीडियो के एक एक पार्ट को, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और निश्चिंत रहें, हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को जहां जहां भी दिक्कत है, आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो हम पर्टिकुलर उसी टॉपिक को भी पढ़ा देंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियोज़ को भेजते रहूँ तो आप कोशिश करेंगे कि उसको बहुत अच्छे से वॉच करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। और जो हमने पहले बोला, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके सभी को, ठीक है ना। थैंक यू।